आपका हमारे चैनल स्टडी स्टार्ट में स्वागत है। आज हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सीटेट के। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी। अब हमारे पास ये संख्याएं दी गई हैं, इसमें हम आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में इनको करना है। उसके बाद तीसरे स्थान पे जो संख्या आ रही है उसको बताना है। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे छोटी संख्या है हमारे पास 0.88। उसके बाद उससे बड़ी संख्या है 8.008। उसके बाद तीसरी संख्या है हमारे पास 8.08। उसके बाद चौथी संख्या हमारे पास 8.80 है। पांचवी संख्या हमारे पास 8.808 है। तो तीसरे स्थान पर आने वाली संख्या है हमारे पास 8.08। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही है, 0.08। करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 16.5 गुना 3 माइनस 35 भाग 5 माइनस 3 गुना 13.5 का मान क्या है। अब इसका मान पता करेंगे। ऑप्शन ए में हमें 2 दिया हुआ है, ऑप्शन बी में 12, ऑप्शन सी में -2.5 और ऑप्शन डी में -12.5। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसको अब हम सोल्व करते हैं। 16.5 गुना 3, तो 16.5 गुना 3 को हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49.5। उसके बाद 35 को 5 के साथ भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। उसके बाद हम 3 को 13.5 के साथ गुना करेंगे तो हमारे पास 40.5 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम 49.5 को 5 में से -7 करेंगे तो हमारे पास 42.5 आ जाएगा और उसमें से 40.5 को माइनस कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, हमारे पास सही आंसर आ जाएगा। करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछा गया है 2/5 जमा 3/4 बराबर है। अब बताना ये किसके बराबर है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है 6/5, ऑप्शन बी 22/20, ऑप्शन सी 1 सही 3/20, ऑप्शन डी 5/9। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। 2/5 जमा 3/4, तो पहले इन दोनों का हमने 5 और 4 का एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम हमारे पास आ गया 20। तो जितना एलसीएम आया है उसको हम फर्स्ट वैल्यू 2/5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम एलसीएम को दूसरी वैल्यू के साथ मतलब दूसरी संख्या के साथ गुना करेंगे 3/4 के साथ तो हमारे पास 15 आ जाएगा। तो हम 8 जमा 15/20 कर देंगे। 8 जमा 15 23, 23/20 आ गया। अब इसको हम सही की फॉर्म में लिखेंगे तो इसके लिए हम डिवाइड करेंगे 23 को 20 के साथ डिवाइड करने पे हमारे पास ये आ रहा है 1 सही 3/20 आंसर। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, हमारे पास सही आंसर आ जाएगा। करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 259,031 में 5 के स्थानीय मान तथा 37089 में 3 के अंकित मान का अंतर पता करें। सबसे पहले ऑप्शन हमें ए में दिया हुआ है 4,997। उसके बाद ऑप्शन बी में दिया गया है 4,997। उसके बाद सी में दिया गया है 4,7,000। उसके बाद डी में दिया गया है 4,999,997। तो अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले 259,031 में 5 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा हमारे पास 50,000।
5 का स्थानीय मान मतलब 5 के पीछे कितने अंक है, 1 2 3 4, तो 5 के पीछे कितनी जीरो लग जाएंगी, 4, तो इसका आ जाएगा स्थानीय मान 50,000। उसके बाद 3 7 0 8 9 में 3 का अंकित मान का मतलब जिस वैल्यू का अंकित मान पूछा गया है वो वही वैल्यू होती है, तो अंकित मान आ जाएगा हमारे पास 3। अब 50,000 में से 3 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49,997, तो सही आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा गया एक बाग में आम के वृक्षों की संख्या सभी वृक्षों की संख्या का 1/5 भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष नीम के वृक्ष हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या कितनी है, 12, तो बाग में आम के कितने वृक्ष हैं, तो हमने आम के वृक्ष पता करने हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 8, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 10, ऑप्शन सी में 6, ऑप्शन डी में 20। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मान के चलो कि कुल वृक्षों की संख्या हमारे पास कितनी है, x। आम के वृक्षों की संख्या हमें 1/5 दी हुई थी, मतलब जितने कुल वृक्ष हैं उसका 1/5 भाग, तो हम 1/x/5 लिख देते हैं। अशोक के वृक्षों की संख्या मतलब जितने टोटल बाग में पेड़ हैं उसके आधे कितने अशोक के पेड़ हैं, तो x/2। और नीम के वृक्षों की संख्या हमें कितनी दी हुई थी, 12। अब हम x/5 जमा x/2 मतलब x/5 आम के पेड़ों की संख्या, x/2 हमारे पास अशोक के पेड़ों की संख्या और 12 नीम के पेड़ों की संख्या। बराबर कर रहे हैं किसके साथ, बाग में इन तीनों को मिला के जितने पेड़ बन रहे हैं तो उसको हमने क्या मान लिया, x। तो बाग में कितने कुल पेड़ हैं, x। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले x/5 जमा x/2 का आपस में सॉल्व करते हैं। 5 और 2 का एलसीएम 10 आ गया। उसके बाद हमने एलसीएम करने के बाद हमारे पास 7x/10 आ गया और जमा 12 बराबर x। उसके बाद इन दोनों को आपस में एलसीएम लिया 10 और एक का एलसीएम लिया 10 ही आ जाएगा, तो 7x जमा 120 बराबर x। तो 7x जमा 120 बराबर 10x, जो इधर 10 डिवाइड हो रही थी उधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी x के साथ। अब जो x वाली वैल्यूज है उसको एक साथ कर देते हैं और जो नॉर्मल वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, उसको एक साइड पे कर देते हैं। तो 120 जो एक साइड कर दिया, उसके बाद 10 में से 7x माइनस करेंगे तो 3x आ जाएगा और बराबर किसके हैं, 120 के। तो हमने x की वैल्यू पता करनी थी कि बाग में टोटल पेड़ कितने हैं, तो x पता करने के लिए जो 3 है उसके साथ वो 120 के साथ 120 को 3 के साथ भाग कर देंगे तो हमारे पास बाग में कितने पेड़ हो जाएंगे, 40। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 40। अब हमने आम के वृक्षों की संख्या पता करनी थी। आम के वृक्षों की संख्या x/5 थी, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 40। तो 40/5 और 5 के पहाड़े में 40 कहाँ तक आता है, 8 तक। तो इसका मतलब आम के वृक्षों की संख्या कितनी है हमारे पास, 8। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास 8 सही आंसर है। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पूछा गया 3 ब्रांड ए, बी तथा सी के पेन क्रमशः 5, 6 और 12 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्याएं क्या होंगी। तो ऑप्शन ए में दिया गया है ए ब्रांड के कितने, 12, बी ब्रांड के कितने, 10, सी के 5 और ऑप्शन बी में ए 10, बी 5 और सी 12। ऑप्शन सी में दिया गया है हमारे पास 10, ए 10, बी 12 और सी 5। ऑप्शन डी में हमें दिए गए ए 5, बी 12 और सी 10। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। हमें
ए, बी और सी ब्रांड दिए हुए थे, उसमें कितने 5, 6 तथा 12। पहले इन तीनों का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम कर लेंगे। एलसीएम करने के बाद हमारे पास 60 आ रहा है। खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्रमश ए, बी और सी ब्रांड की, तो ए 60/5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ए ब्रांड के कितने पैकेट आ जाएंगे 12, और बी 60/6 कर देंगे तो बी ब्रांड के 10 पैकेट आ जाएंगे। उसके बाद सी 60/12 कर देंगे तो इसके 5 आए हैं। तो ऑप्शन हमारे पास सही, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया 20 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के बराबर है। अब पहले 20 दिन में बताने हैं कि जितने 20 दिन में जितने मिनट है वो कितने घंटों के सेकंडों के बराबर है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, 7 का सॉल्यूशन देखते हैं। पहले हम देखते हैं एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, और 20 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे, तो 20 को किसके साथ गुना कर देंगे, 24 के साथ। तो हमारे पास कितने घंटे आ जाएंगे, 480 घंटे। अब एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 480 घंटों में कितने मिनट होंगे, 480 को 60 के साथ गुना कर देंगे तो हमारे पास 28,800 मिनट आ जाएगा। अब हमने क्या पता करना था कि जो 20 दिन में जितने मिनट होते हैं वो कितने घंटों के सेकंडों के बराबर हैं। तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 60 गुना 60 कर देंगे मिनट को सेकंड के साथ तो 3600 सेकंड आ जाएंगे। अभीष्ट घंटों की संख्या, तो 28,800 को भाग कर देंगे 3600 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 घंटे। तो इसका मतलब 20 दिन में जितने मिनट होते हैं वो 8 घंटों के सेकंडों के बराबर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही है। ऑप्शन नंबर डी 8 घंटे हमारे पास सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया एक दुकानदार ने 5.1 किलोग्राम बादाम, 19 ग्राम किशमिश, 2.6 ग्राम काजुओं को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 4 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया गया 200, ऑप्शन बी में 250, 225 और ऑप्शन सी में 250 और ऑप्शन डी में 150। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बादाम की मात्रा हमें दी गई थी 5.1 किलोग्राम। किलोग्राम को पहले ग्राम में बदलने के लिए 5.1 को 1000 के साथ गुना कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 51,000। 5.1 किलोग्राम को हमने ग्राम में बदल लिया तो हमारे पास आ गया 5100 ग्राम। उसके बाद किशमिश की मात्रा कितनी दी गई है हमें, 1900 ग्राम। काजू की मात्रा 2.6 किलोग्राम दी गई थी तो इसको हमने ग्राम में बदलने के लिए 1000 के साथ गुना कर दिया तो 2600 ग्राम आ गया। मिश्रण की कुल मात्रा कितनी बन रही है, सबसे पहले हमने बादाम की लिख दी, फिर इसके बाद किशमिश की मात्रा लिख दी, उसके बाद काजू की मात्रा, तो सबको ऐड करके 9600 ग्राम बन रही है। कुल पैकेट कितने दिए तो उन्होंने बोला 4 दर्जन। 4 दर्जन पैकेटों में रखना है तो कितनी मात्रा आएगी। तो 1 दर्जन में हमारे पास 12 होते हैं तो 4 दर्जन में कितने पैकेट आ जाएंगे, 48। तो प्रत्येक पैकेट में मिश्रण की मात्रा, तो 9600 को भाग कर देंगे 48 के साथ तो हमारे पास आएगा 200 ग्राम। इसका मतलब हर एक पैकेट में हमारे पास कितना आ जाएगा, 200 ग्राम जो मिश्रण है सामग्री की वो इतना आएगा। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, 200 ग्राम सही ऑप्शन है।
करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से दूध से भरी हुई है। बाल्टी के इस दूध को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त दूध को एक मग द्वारा 40 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है? ऑप्शन ए में 320 ml, ऑप्शन बी में 400 ml, ऑप्शन सी में 40 ml और ऑप्शन डी में 4000 ml। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दूध की मात्रा हमें दी गई है 16 लीटर, तो 16 लीटर को पहले मिलीलीटर मतलब ml में चेंज करने के लिए हम किसके साथ 1000 मिलीलीटर के साथ गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 16000 मिलीलीटर। बाल्टी को मग से 40 बार में पूर्णतः भरकर खाली कर दिया जाता है। मग की धारिता, तो 16000 को 40 के साथ भाग कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 400 मिलीलीटर आ जाएगा। मतलब एक मग की जो जितनी उसकी उस मग में जितनी क्वांटिटी आएगी वो कितनी होगी हमारे पास 400 ml। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 400 ml। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज का रूप दिया गया। समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी? ऑप्शन ए दी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 20 सेंटीमीटर। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें तार की लंबाई 120 सेंटीमीटर दी गई है। समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों भुजाएं की लंबाई एक समान होती है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई मतलब जितने हमें तार की लंबाई दी गई है 120 और इसकी जो ट्रायंगल होता है त्रिभुज तो इसकी कितनी साइड होती है 3 साइड। तो इसको हम 120 को 3 के साथ भाग कर देंगे तो हमारे पास 40 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारे पास ट्रायंगल पूछा गया त्रिभुज पूछा गया उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी होगी 40 सेंटीमीटर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 40 सेंटीमीटर। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें पूछा गया निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब हमने इसमें से बताना है कौन सा कथन सत्य है। ए में है सभी वर्ग आयत हैं, बी ऑप्शन में है सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग हैं, सी सभी आयत वर्ग हैं और डी सभी चतुर्भुज वर्ग हैं। तो इसमें से सही ऑप्शन बताना है। हमारे पास ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए हमारे पास सही है, सभी वर्ग आयत हैं। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 3 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या। 3 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या। ऑप्शन ए में 300, ऑप्शन बी में 330, ऑप्शन सी 360, ऑप्शन डी 270। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक समकोण हमारे पास कितना होता है 90 डिग्री का। 3 समकोण उन्होंने क्वेश्चन में हमसे कहा है 3 समकोण मतलब 3 गुना 90 डिग्री तो कितना आ जाएगा 270 डिग्री। 1/3 समकोण मतलब जो एक समकोण है उसका तीसरा भाग 90 डिग्री गुना 1/3 तो इसका आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। 3 और 1/3 समकोण का योगफल पता करना है 270 डिग्री जमा 30 डिग्री तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 300 डिग्री। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हमारे पास सही है 300 डिग्री आंसर आ जाएगा। करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न पैटर्न में लुप्त प्रविष्टि की पहचान कीजिए। अब हमें एक पैटर्न दिया गया है 2, 4, 12, 48, 240 उसके बाद डैश उसके बाद जो लास्ट संख्या वो हमसे पूछी गई है। ऑप्शन ए में है 960, ऑप्शन बी में है 1200, ऑप्शन सी में 1440, ऑप्शन डी में 1480। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे।
पैटर्न दिया गया था हमें 2, 4, 12, 48, 240। अब हमने पहले इसमें पता करना है कि इसमें किस चीज़ का डिफरेंस बता रहे हैं। देखो 2 के बाद 4 दे दिया, 2 को किसके साथ गुणा किया है, 4 के साथ। उसके बाद जितना आंसर आया 4 को 3 के साथ गुणा कर देंगे, 4 तिया 12। उसके बाद 12 आया, 12 को किसके साथ गुणा कर देंगे, 4 के साथ, तो 12 चौके 48। उसके बाद 48 को किसके साथ गुणा कर देंगे, 5 के साथ, तो कितना आ जाएगा 240। उसके बाद 240 को 6 के साथ गुणा करेंगे तो लास्ट टर्म जो हमारे पास 1440 आंसर आ जाएगी। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 1440। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया 18 श्रमिकों की साप्ताहिक कमाई नीचे दी गई है। अब 18 मजदूर हैं, उनकी कमाई मतलब बता दी है कि एक हफ्ते में उनको कितना कमा लेते हैं। तो ये दी हुई है हमारे पास संख्याएं, इतने रुपए वो एक हफ्ते में कमाते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कितने श्रमिकों की साप्ताहिक कमाई 3500 से 3750 के बीच में है। 3500 रुपये से 3750 रुपये के बीच में है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 18 के 18 श्रमिकों की साप्ताहिक कमाई हमें दी गई है। अब इसमें से हमने 3500 से लेके 3750 के बीच में जितने भी मजदूरों को तनख्वाह मिल रही है हफ्ते की, वो देखते हैं कितने हैं। 3720, उसके बाद 3640, 3735, 3630, 3710, 3650, 3520 और 3580। तो टोटल हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कितने हैं टोटल हमारे पास, 8। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 8। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री नीचे दी गई है। एक बेकरी है जिसमें ये वस्तुएं जो है उसकी बिक्री हुई है। बिस्कुट के कितने रुपए में हुई है, 1800 रुपये में। केक और पेस्ट्री की बिक्री कितनी हुई है, 8000 रुपये में। और ब्रेड की बिक्री 2600 रुपये में। और ढोकला कितने रुपए में बिका है, 900 रुपये में। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। अब इसमें से बताना कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है ढोकला की बिक्री बिस्कुट की बिक्री की आधी है। ऑप्शन बी में ब्रेड की बिक्री बिस्कुट और ढोकले की कुल बिक्री से ₹100 कम है। ऑप्शन सी में पूछा गया केक और पेस्ट्री की बिक्री ब्रेड की बिक्री से 5400 अधिक है। ऑप्शन डी में पूछा गया है बिस्कुट और ब्रेड की कुल बिक्री केक और पेस्ट्री की बिक्री की आधी है। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। कथन ए में हमसे पूछा गया था कि ढोकले की बिक्री बिस्कुट की बिक्री की आधी है। ढोकले की बिक्री कितनी हुई थी, 900 रुपये। बिस्कुट की बिक्री कितनी हुई थी, 1800 रुपये। ढोकले की बिक्री 1800 बटा 2, इसका मतलब ढोकले की बिक्री 900 हुई है। तो ये कथन सही है, मतलब जो ढोकले की बिक्री है वो बिस्कुट की बिक्री से आधी हुई है। उसके बाद ऑप्शन जो बी है उसमें क्या पूछा गया है, ब्रेड की बिक्री बिस्कुट और ढोकले की कुल बिक्री से 100 रुपये कम है। अब बताना है कि इसमें से जो ब्रेड की बिक्री है वो बिस्कुट और ढोकले से की बिक्री से 100 रुपये कम है। ब्रेड की बिक्री कितनी हुई है, 2600 रुपये में। और ब्रेड और ढोकले की कुल बिक्री हुई है 1800 जमा 900 कितनी, 2700। कथन बी भी हमारे पास सही है। ऑप्शन सी में हमें पूछा गया है केक और पेस्ट्री की बिक्री ब्रेड की बिक्री से ₹5400 अधिक है। अब केक और पेस्ट्री की बिक्री कितनी हुई थी, 8000। और ब्रेड की बिक्री कितनी हुई थी, 2600। 8000 में से 2600 माइनस करेंगे तो 5400 रुपये आ जाएंगे। तो इसका मतलब अधिक है।
जो पेस्ट्री और केक की बिक्री है वो ब्रेड की बिक्री से 5400 रुपये अधिक है, तो ये कथन भी हमारे पास सही है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में हमें क्या पूछा गया है, बिस्कुट और ब्रेड की कुल बिक्री केक और पेस्ट्री की बिक्री की आधी है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बिस्किट और ब्रेड की कुल बिक्री कितनी हुई थी हमारे पास, बिस्कुट की 1800 और ब्रेड की 2600, तो टोटल हमारे पास 4400 रुपये। और केक और पेस्ट्री की बिक्री कितनी हुई थी, 8000। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑप्शन जो हमें दी है कि बिस्कुट और ब्रेड की जो कुल बिक्री है वो केक और पेस्ट्री की बिक्री की आधी है, तो ये हमारे पास गलत है। ये कथन सही नहीं है, असत्य है, क्योंकि 8000 का आधा होता है 4000 और इन दोनों बिस्कुट और ब्रेड की बिक्री कितनी हुई थी, 4400 रुपये में, तो ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले ये देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो हमारे पास है वो इसका गलत है। ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही नहीं है। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, दिए गए वस्तुओं के समूह में से वस्तुओं की संख्या की गिनते समय एक बच्चा एक वस्तु को 2 बार गिनता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की पूर्व अवधारणा को दिए गए संदर्भ में सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए में हमारे पास है वर्गीकरण, ऑप्शन बी में एकेकी संगति, ऑप्शन सी में पदानुक्रमिक समावेशन और ऑप्शन डी में है सबिटाइजेशन। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, एकेकी संगति। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय संप्रेषण को बढ़ाने का अर्थ डैश है। ऑप्शन ए हमें दिया गया है, बच्चों को तत्परता के साथ प्रश्नों का उत्तर देने योग्य बनाना। ऑप्शन बी, कक्षा में वाद विवाद के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी, गणितीय चिंतन को सुव्यवस्थित, संगठित तथा अभिव्यक्त करना। ऑप्शन डी, गणित की कक्षा में बहुत सी कहानियाँ, कविताएं और नाट्य को सम्मिलित करना। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है, गणितीय चिंतन को सुव्यवस्थित, संगठित तथा अभिव्यक्त करना। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी पद्धति को निरूपित करता है जो विद्यार्थियों द्वारा दी गई संक्रियाओं में इस तरह की त्रुटियों को सुधारने, जैसे 1/4 जमा 1/4 इक्वल टू 2/8। ऑप्शन ए में दिया गया है, उपयुक्त परिस्थिति को दर्शाने के लिए भिन्न के मूर्त प्रतिरूप का उपयोग करके। ऑप्शन बी में विद्यार्थी को यह बताना कि लघुत्तम समापवर्त्य कैसे ज्ञात करते हैं। ऑप्शन सी, अभ्यास के लिए इसी प्रकार की समस्या देकर। और ऑप्शन डी, टेस्ट देकर। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए हमारे पास सही है, उपयुक्त परिस्थिति को दर्शाने के लिए भिन्न के मूर्त प्रतिरूप का उपयोग करके। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में विद्यार्थियों में गणित की चिंता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी संभावना सबसे कम है। ऑप्शन ए, वार्षिक परीक्षा। ऑप्शन बी, गणित में प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व। ऑप्शन सी, गणित की संचयी प्रकृति। ऑप्शन डी, रचनात्मक आंकलन। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन डी हमारे पास सही है, रचनात्मक आंकलन।
अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। गणित के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा असंगत कथन है? ऑप्शन ए, लक्ष्य औपचारिक है जबकि उद्देश्य कार्यात्मक एवं सूचनाप्रद है। ऑप्शन बी, लक्ष्य एक से अधिक विषयों के साथ एक समान है जबकि उद्देश्य प्रत्येक विषय के लिए विशिष्ट है। ऑप्शन सी, लक्ष्य अल्पकालिक है जबकि उद्देश्य दीर्घकालिक है। ऑप्शन डी, लक्ष्य विस्तृत है जबकि उद्देश्य लक्ष्य का एक भाग है। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी हमारे पास सही है। लक्ष्य अल्पकालिक है जबकि उद्देश्य दीर्घकालिक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। प्राथमिक स्तर पर कक्षाई आंकलन का निम्नलिखित में से क्या एक वांछित उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए हमें दिया गया है। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक दूसरे से करना। ऑप्शन सी, शिक्षण अधिगम की क्रियाकलापों में सुधार करना। ऑप्शन डी, कक्षाई क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक दूसरे से करना। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था वांछित उद्देश्य नहीं है, मतलब जो उद्देश्य नहीं है, ये हमारे पास सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मतलब एक दूसरे के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से गणित की कौन सी शब्दावलियां अपरिभाषित हैं? ऑप्शन ए, प्राकृतिक संख्याएं। ऑप्शन बी, एक चतुर्भुज के विकर्ण। ऑप्शन सी, रेखा। ऑप्शन डी, बिंदु। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें ए, सी और डी आ रहा है, मतलब ए प्राकृतिक संख्याएं, सी रेखा और डी बिंदु। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक सिद्धांतों का निरूपण करता है जो कि शिक्षा प्रणाली का मार्गदर्शन करेगा? ए में दिया गया है हमारे पास शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक विद्यार्थी के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना। बी में बहुविषयक और समग्र शिक्षा पर बल देना। सी में केवल दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग। ऑप्शन डी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सृजनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करना। तो अब सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प है हमारे पास बी, जिसमें ए, बी और डी आएगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में मापन की अमानक इकाइयों को प्रस्तुत करने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? ऑप्शन ए है यह जानना कि मापन की कुल कितनी अमानक इकाइयां हैं। ऑप्शन बी, मापन की इकाइयों का एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में रूपांतरण की अवधारणा का शिक्षण। ऑप्शन सी, मानक इकाइयों की आवश्यकता को समझना। ऑप्शन डी, मानक इकाइयों की बजाय अमानक इकाइयों को उपयोग करने का लाभ समझाना। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी हमारे पास सही है, मानक इकाइयों की आवश्यकता को समझना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को वृत्त की संकल्पना प्रस्तुत करते समय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे अंतिम चरण कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन ए है हमारे पास वृत्त की परिभाषा देना। ऑप्शन बी श्याम पट्ट पर वृत्त का आरेखन करना। ऑप्शन सी है हमारे पास बच्चों को वृत्ताकार वस्तुएं दिखाना। ऑप्शन डी है बच्चों को अपने आसपास की वस्तुओं को पहचानने देना। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए हमारे पास सही है, वृत्त की परिभाषा देना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस अवधारणा के लिए 10 ग्राम का उपयोग शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में सबसे कम प्रभावकारी है? ऑप्शन ए है हमारे पास दिक्स्थान संबंधी विवेचन। ऑप्शन बी है संख्या अवबोध। ऑप्शन सी है दृश्यीकरण। ऑप्शन डी है आकृतियां और दिक्स्थान। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी हमारे पास सही है, संख्या बोध। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा गणित के अंतर्दर्शी ज्ञान के संबंध में सही है? ऑप्शन ए में अंतर्दर्शी ज्ञान में तत्कालिकता और स्वयं साक्ष्य जैसे संज्ञान कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। ऑप्शन बी यह सदैव पुख्ता, गहन और तार्किक दलीलों पर आधारित होता है। ऑप्शन सी यह एक ऐसा ज्ञान है जो साधारण वैज्ञानिक अनुभविक साक्ष्यों पर आधारित नहीं होता। ऑप्शन डी है क्योंकि गणित प्रकृति में सटीक है इसलिए गणित में अंतर्दर्शी ज्ञान की कोई भूमिका नहीं है। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी हमारे पास सही है। यह एक ऐसा ज्ञान है जो साधारणतः वैज्ञानिक अनुभविक साक्ष्यों पर आधारित नहीं होता है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। आधारभूत अवधारणाएं जैसे कि विभाजन, इकाइयों का बोध, संरक्षण, टाइलों का पैटर्न इत्यादि गणित की किन अवधारणाओं के अधिगम का आधार हैं? ऑप्शन ए लंबाई का मापन। ऑप्शन बी द्विविमीय आकृतियों के क्षेत्रफल का मापन। ऑप्शन सी है आयतन का मापन। ऑप्शन डी है आंकड़ों का प्रबंधन। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित अध्यापन के लक्ष्य के रूप में सबसे कम उपयुक्त है? ऑप्शन ए है हमारे पास तीव्रता से गणना करने के लिए युक्तियां और तकनीकें सीखना। ऑप्शन बी है समस्या समाधान के कौशलों को विकसित करना। ऑप्शन सी आलोचनात्मक चिंतन और तर्कणा के कौशलों को विकसित करना। ऑप्शन डी है प्रभावी गणितीय संप्रेषण के कौशलों को विकसित करना। तो सही ऑप्शन है हमारे पास जो सबसे कम उपयुक्त है वो ऑप्शन ए है, तीव्रता से गणना करने के लिए युक्तियां और तकनीकें सीखना। तो ये हमारे पास सबसे कम उपयुक्त होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। प्राथमिक कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तकों के इबारती सवालों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा श्रेष्ठ स्पष्टीकरण है? तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है प्रतीकात्मक समस्याओं की तुलना में इबारती सवाल को हल करना कठिन होता है, अंततः
यह बच्चों के चिंतन कौशल में वृद्धि करता है। ऑप्शन बी है हमारे पास इबारती सवाल अधिगमकर्ताओं को उन वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ने में सहायता करता है जिनमें गणितीय चिंतन सम्मिलित है। ऑप्शन सी है हमारे पास इबारती सवाल उच्च बुद्धि लब्धि स्तर वाले अधिगमकर्ताओं के लिए होते हैं, अंततः इन्हें शामिल किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी है शाब्दिक समस्याएं गणितज्ञों के लिए उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशलों की बुनियाद रखती है। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। इबारती सवाल अधिगमकर्ताओं को उन वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ने में सहायता करते हैं जिनमें गणितीय चिंतन सम्मिलित है। थैंक यू।